हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। और बच्चों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जब जब भी कोई चैप्टर खत्म करता हूँ तो उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन का पिटारा लेकर आते हैं। वो ढेर सारे क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। स्पेशली नीट की बात करें तो नीट में पिछले 25-30 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। और सॉल्व कराने के लिए हम उसका तरीका क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं, उसका ऑप्शन देते हैं और आपको क्या करना होता है, आपको वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, फिर आप उसका सोल्यूशन देखेंगे और वहां पे फिर आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां आप किए हैं और क्या गलती कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। थ्योरी पढ़ के कभी भी आप अगर सोचे कि हमें सारे फार्मूले सारी चीजें हमें पता है और हम आसानी से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, ये वीडियो जो भी हम थ्योरी जो पढ़ाते हैं, थ्योरी के बीच बीच में हम एग्जांपल्स और क्वेश्चन तो लगवाते ही हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम अलग से ढेर सारे क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन एंड डिस्कशन नाम देते हैं, Q&A, तो वो हम सारा आपको बताते हैं। इससे क्या है कि आपका A to Z कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहता आपके टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में कि हमारा ये फला चीज, फला टाइप के क्वेश्चन, फला ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है, क्वेश्चन सारे लगाते रहिए और इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी रुक ही नहीं सकता, उसमें कोई डाउट ही नहीं। 40+ आपका क्वेश्चन सही होगा नीट में, उससे कम हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना क्वेश्चन कराने का मतलब जितने टाइप के, जितने पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी सिलसिले में लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क, पावर और एनर्जी। थ्योरी वाला पार्ट पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, क्वेश्चन भी लगवाए हैं। और अब उसी का क्वेश्चन एंड डिस्कशन पार्ट 1 लेकर आ रहा हूं, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे और इसके 3-4 वीडियो और रहेंगे जिसमें, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन लगभग कवर करने रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये वाला पार्ट कभी भी मिस मत करिए, प्लीज एंड प्लीज, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बट जब तक क्वेश्चन नहीं आप क्लियर किए हो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम एक एक करके, जो सरल क्वेश्चन है, जो सिंपल है, हम उनको नहीं लेंगे क्योंकि 70-80 क्वेश्चन है टोटल, उतना करने में बहुत टाइम लगेगा। हम जो बहुत छोटे क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है या जिस तरह का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, उसको मैं नहीं लूंगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं क्या चल रहा है। क्वेश्चन एंड डिस्कशन, Q&A, ठीक, क्वेश्चन डिस्कशन। और पार्ट क्या है, वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, पावर और एनर्जी, इसी में कोलिजन वगैरह सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और उसको आप लगाइए फिर वीडियो को पॉज करके। A uniform force of 3I plus J Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from position 2I plus k meter to position 4I plus 3J minus k meter. The work done by the force on the particle. कुछ भी नहीं है। अब I J K वाला ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। फोर्स क्या लग रहा है बेटा, फोर्स क्या लग रहा है उस पर, 3I plus J, 3I plus J, इतना फोर्स लग रहा है। पोजीशन उसका R1 जो था, R1 से कहां गया, R1 क्या था, 2I plus K, 2I plus K है, ठीक है। और बाद में फोर्स लगने के बाद वो R1 से R2 चला गया। R2 कितना है, 4I plus 3J minus K, 4I plus 3J minus K, ठीक है। ये सब यूनिट वेक्टर में है। अब पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन। वीडियो को पॉज, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, 13, 15, 9, 6, 13, 15, 9, 6। चलो वीडियो को पॉज करके आप लगाना शुरू कर दो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। वर्क डन में मैंने क्या बताया था, वर्क डन का शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कहीं भी अगर फोर्स लगे और वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां पे वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो
वर्क डन होगा। अब हो सकता है वो नेगेटिव वर्क डन हो अगर अपोजिट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, या परपेंडिकुलर हो रहा है तो वर्क डन 0 हो गया, उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एस या एफ डॉट आर। तो वर्क डन मैंने क्या बताया था, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो भी है डेल्टा आर अगर है, इनटू बोले तो डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर में है ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो यही करना है। तो यार पोजीशन पहले ये था, अभी ये तो हम यहाँ पे एफ तो हमें पता है, हम डेल्टा आर नहीं निकाल सकते। डेल्टा आर मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करना है, करो। -2i माइनस के, R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी करके देखो। तो माइनस के, ये भी माइनस के है ना, तो कितना हो गया -2k हो गया। j तो रहेगा ही, j -2k, और j यहाँ 3j है, इसमें j नहीं है तो j 3j रहेगा प्लस 3j, और i का क्या हो जाए 4i माइनस 2i, तो क्या हो गया 2i। ठीक है, 2i 3j माइनस 2k, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा आर, क्या हो गया 2i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक, ओके। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये है, यहां पे लिख दो 3i प्लस j, ये हो गया फोर्स, और इसमें डॉट प्रोडक्ट किसका करना है, इसका 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटा, cos थीटा होता है, cos 0 0, cos 0 का 1 होता है, तो जो i के साथ एंगल होगा वो 0 होगा, i j i k वो सब 90 होंगे तो सब 0। तो हमको बेसिकली i वाला के साथ i वाला, j वाला j और k वाला k के साथ। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया है इसमें जैसे ये, तो इसको हम 0k लिख सकते हैं, 0k। ठीक है, जहां कुछ ना लिखा हो, खाली i j है, k भी लिखना हो तो यहाँ 0k लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस 0k इस तरह का आप लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो i का i में कितना हुआ 3 इंटू 2 6 हुआ। ठीक है, j का प्लस 3 हुआ, और k का 0 है, वहां -2 है तो 0 ही हुआ, क्या हुआ 0 ही हुआ। तो क्या आ गया 9, क्या आ गया बेटा 9। तो वर्क डन कितना हुआ 9 जूल। इसमें कुछ भी नहीं है, जो फार्मूला है वर्क का एफ डॉट एस या एफ डॉट आर या एफ डॉट डेल्टा आर, जो भी है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। A body moves a distance 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then angle between force and direction of motion of the body. बता, फोर्स भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क डन भी दिया है, एंगल पूछा है, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। एफ भी दिया है, एस भी दिया है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एफ एस। तो डब्ल्यू यहाँ पे दिया है बेटा 25 जूल है, और फोर्स 5 है, एस जो है 10 मीटर है, तो 10 इंटू 5 50, तो क्या हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 25/50 1/2। cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा क्या होगा आप बता नहीं सकते हैं, क्या होगा 60, थीटा क्या होगा 60। कोई दम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। A body constant to move in y direction is subjected to a force given by F is equal to -2i plus 15j plus 6k. The work done by this force in moving the body through a distance 10j. 10j. ओके बेटा, y एक्सिस पे खाली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी रखते हैं, उसमें फोर्स x y z तीनों में लग रहा है, i j k तीनों में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है 10j, मतलब केवल y में। ऐसे x y z तीनों में लग रहा है बेटा, x y z डिस्प्लेसमेंट खाली इधर हो रहा है, बाकी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो हमको वर्क डन निकालना होगा, तो जो फोर्स y की तरफ लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझ गए। छोटी छोटी चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं समझा ही दे रहा हूं बेटा। फोर्स जो लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, देखो -2i 15j प्लस 6k, -2i प्लस 15j प्लस 6k। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10j, कितना हो रहा है भाई 10j।
अब कोई पूछे वर्क डन क्या होगा तो वर्क डन बताओगे तो क्या करोगे यार, एफ डॉट एस कर दोगे। क्या करोगे, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस यही कर दो, ठीक है। एफ डॉट एस करो, फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, जे का के साथ 0 हो जाएगा, खाली किसके साथ इसका आएगा, जे का जे के साथ, तो क्या आया 15 इंटू 10 कितना आया 150। या वैसे भी अब तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स किधर लग रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में। ये देखो एक्स में लग रहा है, वाई में लग रहा है, जेड में लग रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट खाली किधर हो रहा है, वाई में 10 मीटर, ठीक है। और फोर्स इधर का कितना है 5J है, 5J मतलब 5 है। इधर फोर्स तो लग रहा है 2, इधर लग रहा है 6, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, वर्क डन उधर ही तो होगा। तो 10 इंटू 15 इंटू 10 तो क्या हो गया 150, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body moves with a constant speed along a circle, सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है बेटा, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, नो वर्क डन इज, नो वर्क इज डन ऑन इट, एक नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या क्या हो सकता है, उस पर कोई एक्सेलरेशन लगता है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा रे बच्चों, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा जो कि परपेंडिकुलर रहेगा। सेंटीमीटर अगर एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स भी होगा, तो एक्सेलरेशन और फोर्स तो रहेंगे, तो सी और डी तो ऐसे। फिर बोल रहा है इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो उसका बदलता रहता है। तो खाली क्या सही हुआ, नो वर्क इज डन ऑन इट, उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर उसकी स्पीड बदलती रहती, काइनेटिक एनर्जी बदलती रहती तो उस पर वर्क डन होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर होती तो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 km, it hits the ground with a speed of 50 meter per second, take g value 10, the work done by the gravitational force and the resistive force of air। कह रहा है कोई 1 ग्राम है, 1 ग्राम की बॉडी है, वो ऊपर से गिर रही है, ठीक है, ऊपर से गिर रही है, जमीन पे पहुंचती है तो वेलोसिटी क्या है, ग्राम का मास क्या है, मास 1 ग्राम, जमीन पे जब टकराती है तो वेलोसिटी क्या है इसका 50 मीटर पर सेकंड, 50, थोड़ा बोर्ड गीला हो जाता है ना चीजें। वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 2 चीज बताना है, एक क्या बताना है, वर्क डन बताना है, वर्क डन बताना है, एक बाय ग्रेविटी और दूसरा क्या है बाय एयर रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या करो, ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऑप्शन आप देख लो, 1.25, 100, 10, 10, 1.25, 100 प्लस 10 और डी माइनस 10, ठीक है, ये ग्रेविटी वाला है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस 8.25, माइनस 8.25, 25, 8.75, माइनस 8.25, 8.75, माइनस 8.75, 8.25, ठीक है, ये तो ये बताना है अपने को, माइनस 8.75, ये भी माइनस,
ठीक, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको बताया था, कहीं पे भी बताया था बेटा। एक तो ये तरीका है, क्या तरीका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन। ये एक चीज मैंने बताया था, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा वर्क डन के बराबर होगा। दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी जो भी होगी, यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो यहाँ होगी वो एनर्जी यहाँ होगी। लेकिन ये कब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जब इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते हम, खाली क्या, कौन सा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसको, ये कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स खाली अगर रहेगा तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कि हवा का रेजिस्टेंस, अब कोई चीज ऊपर गिरेगी तो हवा भी ऊपर की तरफ कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से उसकी उस पर दो फोर्स लग गए। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शनल, अब जो यहां पे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी जो रहती है, अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो टोटल एनर्जी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहा। टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये गिर कितने ऊंचाई से रहा है, 1 किलोमीटर ऊंचाई, क्या है 1 किलोमीटर, वहां से गिर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो भी यहाँ v बराबर 0 से गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे 50 मीटर से टकरा रहा है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन खाली तब होगा जब खाली फंक्शनल फोर्स होता है, मतलब यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पहुंचने पर उतनी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि कुछ वर्क डन एयर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो गया होगा एनर्जी। ठीक है, तो हमें अब खाली इसी से हम देखें काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, ये वाला फंडा मैंने बताया था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा बेटा वो क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगी। ये कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव सर्किट, तो हम बस फोर्स अपना लिखते जाएंगे, इसमें बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब देखो यहाँ दो बल लग रहे हैं, एक ये रेजिस्टेंस वाला बल लग रहा है, मान लो छोटा फोर्स लग रहा है, और एक mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो चेंज इन काइनेटिक, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, K2 क्या हो गया, K2 माइनस K1, ये लिखोगे। और वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन, एक तो वर्क डन ग्रेविटी की वजह से होगा, तो क्या हो गया mgh। फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। दूसरा वर्क डन क्या होगा, ये फोर्स मान लो जो भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, F मान लो रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस है, Fr रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस, और ऊंचाई कितनी है h। तो ये बेटा वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव। ये गिर रहा है नीचे की तरफ, हवा रोकना चाहेगा ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसका मतलब ये निगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ, ग्रेविटी प्लस माइनस, ग्रेविटी का वर्क डन प्लस होगा, और ये वाला क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू एयर, हम इसको एयर मान लें, एयर। ठीक है, एयर, तो एयर वाला वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया, क्योंकि गिर नीचे रहा है, नीचे, और बल किधर लग रहा है, एयर वाला ऊपर लग रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 है, और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो Fs cos 180 करोगे तो वो नेगेटिव में, तो ये टोटल वर्क डन हुआ। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv² करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1 ग्राम है, 1 ग्राम को क्या कर दोगे, केजी में बदल लो, 1 ग्राम को केजी में बदलोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। v का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, यही करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दो 25, तो 1250 ये हो गया, इंटू 10⁻³ ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ये 0 है, ये कितना हो गया 1250 इंटू 10⁻³ और ये तो 0 है, ऊपर वाला 0 था, बराबर ये हो गया। ये वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी वाला, mgh मास कितना है 1 इंटू 10⁻³। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है 10, और डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर, ये कर दें। ठीक है, प्लस ये माइनस W A। ठीक है, अच्छा एक चीज तो
एक चीज तो यही था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये क्या पूछा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो यार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका मास है, ठीक है, इसका जो मास है, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है एम जी इंटू एच, तो एम जी एच कर दोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हो जाएगा, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मास क्या है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 1 ग्राम है, इंटू 10 जी और इंटू 10 टू पावर 3, तो क्या हो गया, ठीक है बेटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की वजह से वर्क डन कितना, ये 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 3 है, तो ये 10 आया। तो ग्रेविटेशनल की वजह से एक आंसर तो मिल गया, कितना आया, 10, ठीक है। अब दूसरा हमें ये निकालना है, तो वो क्या करोगे, डब्ल्यू ए, एयर वाला जो वर्क डन होगा क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसको इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, 1250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये इधर आएगा माइनस, ये माइनस में है, ये माइनस में, और ये इधर आया, ये भी -10 हो गया, ठीक। अब देखो ये माइनस हटाओ, यहां से उधर ले जाओ, ये माइनस इधर से हटा दो, तो इस साइड में क्या लिखोगे, इसको माइनस करोगे, 1250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय एयर होगा, एयर, इसको अब सॉल्व कर लो, तो 3 पावर है माइनस में, तो 3 पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है +10, ये -1.25, तो 10 माइनस 1.25 कितना आएगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो 5, इसको पॉइंट में अगर बदलोगे 00, तो 5, फिर 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7, और ये 9 बचा, 9 में से 1 माइनस हो गया तो 8.75 और 10, 8.75 और 10, ठीक है। वर्क डन किसमें आया, वर्क डन जो इसके द्वारा आएगा वो निगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव कैसे, वर्क डन यहां पे या तो हम पहले से निगेटिव रख के चलें, तो वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव होगा। अगर हमको ये देखना है कि निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, mgh प्लस ये वाला एयर वाला प्लस ही करके रखें, जब इसको पहले से प्लस करके रखेंगे, ये माइनस में आएगा, ये इतना, ये माइनस और ये प्लस में ही रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है किसमें आ जाएगा, डब्ल्यू ए जो है किसमें आ जाएगा, माइनस में, समझ गए। अगर हम पहले से उसको माइनस करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस में आएगा, यानी हमें पता है कि उसमें जो वर्क डन होगा माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको निकालना है कि माइनस में आएगा या प्लस में, हमको कुछ नहीं पता, तो हम उसको टोटल वर्क डन की तरह लिखेंगे, ग्रेविटी द्वारा प्लस इसके द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, अब आपको समझ में आ गया, सवाल क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया कि नहीं। बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, क्या क्या बता दिए बच्चों, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैंने क्या बताया है, ये चीज आपको थ्योरी में बता चुका हूं मैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी है, किसी में भी अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगा जितने भी वर्क डन हुए होंगे, सब जितने फोर्स लग रहे होंगे उनके द्वारा जो वर्क डन हुआ होगा उन सब के वर्क डन को के बराबर होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से गिर रहा है, यहाँ तो रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक अगर यहाँ पे K1 माने तो K1 तो 0 होगा ना, और K2 कितना होगा, ये निकाले अभी, ये K2 निकाले, 1/2 mv², मास ग्राम में था तो उसको हमने केजी में बदल लिया है, 10 के पावर -3, 1 ग्राम में कितने केजी, 10 के पावर -3, 1 किलोमीटर को मैंने मीटर बदल लिया तो 10 के पावर 3 मीटर हो गया, क्योंकि एसआई यूनिट में ही हमको सब करना है। अब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 वर्क यहाँ पे हो रहे हैं, एक ग्रेविटी द्वारा, तो ग्रेविटी द्वारा जो फोर्स होगा mg, फोर्स mg हुआ, और डिस्टेंस आ रहा है h, तो mgh हो गया। दूसरा वर्क डन, एयर का अगर वो फोर्स लगा रहा हो F मान लो, और h डिस्टेंस तो h ही आ रहा है, तो वो हो गया, तो इसका वर्क डन ये हुआ, इसका वर्क डन ये हुआ, ठीक है। अब इसका वर्क डन mgh, एक आंसर तो वही है, वाई ग्रेविटी कितना फोर्स हुआ, mg × 10 mgh कर दिए, mgh
खाली mgh किए तो कितना है 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 10 पावर 3 कट गया mgh आया, मतलब 10 आ गया। फिर अब हमको ये निकालना है, तो ये 10 हो गया, इधर का ये निकल गया इतना, तो क्या हो गया 12 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 10, ठीक है, प्लस डब्ल्यू एयर वाला, ठीक है। तो डब्ल्यू ए हमको निकालना है, वर्क डन बाय एयर, तो क्या करोगे 1250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये 10 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा 10 पावर माइनस 3 है तो उसको हटाओगे 3 पॉइंट पे डेसिमल दशमलव आ जाएगा 1.25 माइनस 10, तो बड़ा कौन है 10 में से ये माइनस कर दोगे तो 10 ये माइनस में है लेकिन पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 1.25 माइनस करो, यहाँ पे 10 में से 5, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, और ये किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया 10 और माइनस 8.75, ठीक है। कितना मजा आया सवाल को लगाने में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपको बताया हूं उसका यही फायदा है। देखो बच्चों, जल्दी जल्दी मैं करके सब खत्म कर दूं और आपको पल्ले ना पड़े, आपके दिमाग में ना घुसे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ में आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। A particle of mass 10 ग्राम moves along ये 2017 का क्वेश्चन था जो अभी आपको लगवाया नीट 2017। हाँ, a particle of mass 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to power minus 4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion? क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है बेसिकली, देखो ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे सर्कल कर रहा है, सर्कुलर मोशन, मास दिया है 1 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, मास कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम है, ओके, मास 10 ग्राम है, और रेडियस कितना है, आर कितना है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर है, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक लगा हुआ है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा हुआ है, ठीक है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो घुमा रहा है उसको वो लगा हुआ है। देन इफ द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 into 10 to पावर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है 8 into 10 to पावर माइनस 4 जूल, 4 जूल काइनेटिक एनर्जी जब हो जाता है बाय एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, बाय एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, ठीक। तो क्या हो गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। अब बता रहे हैं कि बताना क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या बताना है, एक्सीलरेशन, ठीक है, ए बताना है, क्या बताना है बेटा, ए बताना है, ठीक। मतलब स्टार्ट कहीं से हुआ होगा, ये हो रहा 0 से, 2 चक्कर लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाती है, उस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो आपको बताना है 2 चक्कर के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन में दे दे रहा हूं, आप लगाना शुरू करो, 0.18, 0.1, 0.2, 0.15, 0.18, 0.1, 0.2, 0.15, ठीक है बेटा, चलो लगाना शुरू करो। मास दिया है, रेडियस दिया है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है पहले शुरुआत जब हुआ 0 से शुरू हुआ और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी है, तो उसका उस टाइम पे 2 चक्कर के बाद उसका कितना होगा, रिवॉल्यूशन, सॉरी एक्सेलरेशन। अब आप देखो यहाँ पे कई चीजें हैं, पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है 80 लग रहा है, यहाँ पे वर्क डन होगा कि नहीं, वर्क डन होगा कि नहीं बेटा, वर्क डन होगा कि नहीं, 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, वो धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, यहाँ पे स्पीड बदल रही है,
यानी काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही होगी, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन होगा। तो जो ये फोर्स लगातार लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो लग रहा है बेटा, इसकी वजह से वर्क डन होगा, क्योंकि ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। तो हम क्या करें, हम फिर वही करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे और कोई वर्क डन हो रहा है क्या? एक तो फोर्स ये टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा ना, कोई ग्रेविटी, एक सेंट्रीपिटल वाला लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, AC लग रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर रहेगा, हर पॉइंट पे। इसके द्वारा वर्क डन कोई होगा क्या? उसके द्वारा वर्क डन 0 होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो हम यहाँ पे लिख दें कितना, 8 × 10⁻⁴। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ 2 राउंड के बाद, और वर्क डन टोटल जो होगा वो क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। सर्कल है तो इसका ये एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr, ये होता है। तो 2 चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस हो गया, s बराबर क्या हो गया, 2 × 2πr मतलब 4πr। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया। और फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या है, m × a मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो m दिया ही है, कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम बदल दें 10⁻³ kg हो गया, ये m हो गया। a हमको नहीं पता, a क्या है, a नहीं पता, इंटू at टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, इंटू, तो ये हो गया फोर्स। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन मतलब W = F(s). ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो पॉजिटिव वर्क डन ही होगा। तो क्या हो गया बेटा, 10⁻³ 10 × 10⁻³ तो एक 10 से 10⁻³ 2 लिख दो, इंटू at। ये फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4πr दिया है, 6.4 सेंटीमीटर गुणे 6.4 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदल दो, -2। ठीक, ये हो गया वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी चेंज इतना है, हमको at यहां से निकल जाएगा, at निकालना होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो क्या होगा, ΔK बटे, तो ये है इतने बटे ये कर दो, क्या कर दो, 8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये और ये, तो 10⁻² × 4π × 6.4 × 10⁻²। तो 10⁻², ये 10⁻², ये 4 हो गया, और 4 से 4 कट गया। 4 से अगर करें तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी पाई इधर बचा हुआ है, और 2 से अगर इसको करें तो 3.2 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बचा, कट पीट के ऊपर तो भैया 1 बचा, नीचे क्या होगा, पाई है इंटू 3.2। तो पाई को क्या कर दोगे, 7/22, ये 22/7 है, 7/22, और नीचे 3.2। ये एक्सीलरेशन है। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो भैया। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 22 × 44, 22 × 6 = 70, 70.4 और ऊपर 7। ठीक, तो इसको डिवाइड करो, अगर 7/70.4 अगर छोड़ भी दें तो पहले देख 0 जाएगा, 0.170। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि 0.1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.1। तो ये यहाँ पे 2 चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम कौन सा निकाले, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये अगर ये पूछ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वो जो एक्सीलरेशन लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो कितना आ गया, 0.1 आ गया। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि ये पूछ रहा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन 2 लग रहे हैं वहां पे, सेंट्रीपिटल वाला तो है ही बेटा, सेंट्रीपिटल वाला एक्सीलरेशन तो लग ही रहा है ना। तो हमने सर्कुलर मोशन में क्या बताया था, नेट एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ऑप्शन दिया है वो दिया है, इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्सीलरेशन लिखा है, ये नहीं लिखा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का बताना है या सेंट्रीपिटल। तो टेंजेंशियल तो एक्सीलरेशन खाली लिखा है, उसके लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन बताएंगे टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल अब यहाँ निकालना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल निकालने के लिए क्या करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर। तो यहां से v निकालोगे, यहां से m पता है, v निकालोगे, फिर v स्क्वायर बाई आर करोगे तो क्या निकलेगा, ac। और ac जब एक बार निकल गया ac प्लस at, मतलब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये भी निकाल लोगे, यहाँ से ये भी निकालोगे, इसका रूट। और आंसर इसका अगर 0.1 दिया है तो खाली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का ही पूछ रहा होगा, 0.1 ही दिया है, इसका मतलब ये खाली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का पूछ रहा है। कठिन है क्या, कुछ नहीं, वर्क एनर्जी यही तो है यार, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन यहाँ पे किससे किससे होगा, जितने वर्क डन होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल है, एक टेंजेंशियल वाला। तो सेंट्रीपिटल वाले से तो वर्क डन कभी होता नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगता है, और cos 90 करते हैं तो हमेशा 0 आता है। जो टेंजेंशियल है वही वर्क डन करेगा। अगर एक्सीलरेशन a है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ma। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई आर, एक चक्कर है तो 2 चक्कर में 4 पाई आर कर दो, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले 0 था, बाद में इतना है कि चेंज इन काइनेटिक, ये बराबर वर्क डन करोगे, उसमें ए का मान आपका निकल जाएगा। कोई डाउट, कोई शक, बेशक कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा सकता। और इतने अच्छे अच्छे सवाल अगर आप नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर पाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्र। मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो कि हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ओके बच्चों, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meter per second. The work done in joule for overcoming the resistance of air. बंदूक से आप गोली मारे, ठीक है, ऊपर से कहीं से मारे या नीचे से जमीन से आपने गन से गोली मारा, तो वहां से जब निकला था वो, तो उसकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड थी, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, और वो जब फिर बहुत ऊंचाई तक गया होगा, फिर नीचे आके जमीन पर टकराया, अब टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी कितना हो गई, 500 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि एयर रेजिस्टेंस द्वारा वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन जो एयर रेजिस्टेंस, इसमें क्या है कि जिस ऊंचाई जहां से नीचे से फेंके थे, फिर नीचे ही आके गिर रही है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। मतलब जो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन हुआ, ग्रेविटी द्वारा कोई वर्क डन होगा क्या इसमें, नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ नीचे से ही उसको, समझ लो ये सब चीजें। मैं आपको इसलिए समझाना, अब यहां से कोई गन से फायर किए, ठीक है, ये कहीं भी गया होगा घूम घाम के, फिर यहाँ पे आ गया, इसका जो मास है, इसका जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो तो बेटा जो है mg है, mg नीचे की तरफ लगता है इसको। कोई बोलता है ग्रेविटी द्वारा वर्क डन कितना होगा, W बाई ग्रेविटी क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, ये जिस पोजीशन पे था कहीं भी घूम घाम के फिर उसी पोजीशन पे आ गया, जिस पोजीशन पे था घूम घाम के कितनी ऊंचाई तक गया। फिर एक चीज मैंने और बताया था, आप थ्योरी वाले जो पिछले वीडियो मैंने वर्क और एनर्जी वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें जो है वर्क डन जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि उसके रास्ते पर। यहां से कहीं से भी घूम के ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे चाहे जहां से आए, इनिशियल पोजीशन जहां है फिर उसी पोजीशन पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ, इधर गया है, फोर्स लग रहा है mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, ये वर्क डन ये 90 हुआ ना, इस पे अगर इस पे वर्क डन निकालोगे तो fs cos थीटा, तो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन क्या हुआ, cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 ही होगा। अगर ऊपर नीचे यहां से आके इधर कहीं रुक गया होता तो वर्क डन आप निकाल लेते, ठीक है, या कहीं और नीचे चला गया होता, लेकिन इसी सरफेस से, इसी सरफेस पे, अर्थ पे ही आके गिर रहा है, तो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। अब बाकी क्या है कि वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल
वर्क डन, वर्क डन। तो टोटल वर्क डन एक तो ये हो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू जी, दो ही तो वर्क हो रहे हैं, एक डब्ल्यू मान लो ग्रेविटी वाला कर रहा है, एक एयर वाला डब्ल्यू, ए जो पहला सवाल लगवाया था एयर का, तो ये तो जीरो हो गया बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1000 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या हो गई 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास कितना है, 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम का। यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते इतना, हाफ एम वी स्क्वायर ये माइनस ये, ठीक है। तो ये करके आप निकाल लोगे, हाफ एम वी तो वही रहेगा, 10 ग्राम को 10 टू पावर -3 केजी कर लिए, और इसका स्क्वायर 10 की पावर 1000 मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। इसका स्क्वायर -500, 5 गुणे 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लो, तो क्या हो गया, ये तो 5 हो गया, 5 इंटू 10 टू पावर -3, इसको करोगे तो 10 टू पावर 6 हो गया, -5 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। इसको आपको करना है, इसमें भी कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी, 10 टू पावर 4 तो निकाल ही लो, तो क्या आ गया 5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 4, अंदर क्या बचा, 4 निकालिए तो 100 बचा, -5, ठीक है। तो ये 3 -1 तो ये चला गया, ये खाली आ गया 50, और अंदर क्या बचा 100 में से 5 तो 95 आ गया, तो 95 इंटू 50 कर दो, कितना आ गया, 0 तो रहेगा, 5 इंटू 25 47, कितना आ गया, इतना जूल। तो वर्क डन जो है डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए किसके बराबर हो गया, ये 0 ही है, तो डब्ल्यू ए किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू ए किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब यही 4750 जितना वर्क डन हुआ। वर्क डन जो रेजिस्टेंस एयर के द्वारा होगा वो क्या हुआ होगा, 475, सॉरी ये 25 हुआ है ना, ये 25 हुआ ना, ये भी 25 हो जाएगा बेटा, 25, ठीक है। तो 100 माइनस 25, 500, फाइनल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है, ये हो गया, तो 10 टू पावर, ठीक है 4, तो यहाँ 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 करोगे बेटा तो कितना आ गया 75, 75, ये 75 हुआ, 75 इंटू 50 करोगे, आंसर जो है 5000 आ रहा है, तो हमने कुछ 5000 क्या आएगा, ये 50 इंटू 75 करोगे कितना आ गया 05 37.5 3750 जूल आएगा वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे आंसर चेक करना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, पहले एक हाफ एम वी स्क्वायर ये, ठीक है, माइनस ये तो दोनों में कॉमन है, हाफ एम वी 10 ग्राम है तो उसको 10 टू पावर -3 केजी में बदल दिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका 5 इंटू 10 टू पावर 2 500, उसका स्क्वायर तो 25 हो गया, 10 टू पावर 4 10 टू पावर 6, ठीक है। इसमें से 10 टू पावर 4 कॉमन ले लिए, 100 हुआ, -25, ठीक है, यही आना चाहिए, यही आंसर है 3750। आंसर मैं इसका क्रॉस चेक कर लूँगा क्योंकि आंसर मैंने ABCD वो टिक करके देख लिया था, टिक करके रखा है, बट क्रॉस चेक कर लेंगे, बट आंसर यही आएगा। तो बेसिक क्या है, फिर वही बात आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, जितने भी वहां वर्क हो रहे हैं सबको एक साथ लिख दो, और आपको प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, आपको लिख दो वर्क डन जितने भी है W1 W2 W3, अब जो उसमें से पूछेगा वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस जो आना होगा वो आ जाएगा एक्चुअली। अब यहाँ पे क्योंकि सब आंसर उसमें है, अदरवाइज ये जो रेजिस्टेंस, ये जो वर्क डन होगा रेजिस्टेंस की वजह से होगा, रेजिस्टेंस हमेशा जिधर जा रहा है उसके उल्टा लगेगा, तो वो वर्क डन निगेटिव होगा। अगर ये हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते
फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस ये करते थे माइनस में आता है, ये भी आंसर माइनस में आएगा, मतलब निगेटिव वर्क डन होगा लेकिन वर्क डन होगा, ऐसा नहीं कि निगेटिव वर्क डन का मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट -2i + 5j to 4j + 3k and when force of 4i + 3j Newton is applied, how much work has been done to the core? अब फिर से वही है यार, पोजीशन दिया है, एक पॉइंट से वो i j k में दिया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर एक फोर्स लग रहा है 4i + 3j, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमेशा फिर पोजीशन पहले डेटा r निकालोगे, r2 - r1, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन वही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन, a shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the shell. अब कह रहा है कि एक गन से शेल, मतलब आप जो भी कहें, सेल निकली, सेल 200 ग्राम के, एजेक्टेड फ्रॉम मास 4 kg, गन का मास 4 kg है, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी जनरेट हुई 1.05 किलो जूल, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल। गन है, ये गन है, ठीक है, यहाँ सेल मतलब गोली टाइप का निकला, तो गन का मास कितना है 4 kg गन का, और सेल का मास कितना है इसका, ये जो निकल रहा है कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये ब्लास्ट हुआ, मतलब तेजी से ब्लास्ट हुआ फिर ये निकला है, तेजी से ब्लास्ट हुआ फिर ये निकला है, तो एनर्जी कितने निकल रही है उसकी वजह से 1.05 किलो जूल, ठीक है बेटा। तो अब पूछ रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल, वेलोसिटी ऑफ सेल बताना, ये जो निकल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल बताना है, ठीक है। तो भैया गन का मास तो वही है, इसका मास दिया हुआ है, तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई तो वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वर्क डन, ब्लास्ट के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ, मतलब एक तरह से एनर्जी यही करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² = वर्क डन, मतलब यही 1.05 किलो जूल है, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे m हम सब दिया है, तो v² करोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 × 1.05 × 10⁻³ है बटे m कितना हो जाएगा, मास इसका कितना 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को केजी में बदल दो -3, ठीक है, ये +3 है -3, तो कितना हो गया, ये भी जाएगा ऊपर तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है, और ये 2 0 तो यहीं से कट गया यार, तो ये 4 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 1.05 × 10⁴ इतना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये v² है ना यार, v² = 1/0। अब इसको क्या करोगे, इसको जब v = करोगे तो क्या हो जाएगा 1.05 × 10⁴ रूट में, तो यार ये ऑलरेडी बहुत छोटी चीज है, और ये इसका रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100, ठीक। यहाँ अगर इसको पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 10500, यही तो 105 इंटू एक तरह से 100, ये लिख सकते हो, एक 105 है एक 100 है, तो मतलब अराउंड जो है वो 100 के ही आएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है इसमें 120 है, 40 है, 80 है, तो वो सब इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो जो भी एनर्जी जितना रिलीज हुआ वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ओके। ये भी सेम उसी पैटर्न पर सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb of mass 30 kg at rest explodes into 2 pieces of mass 18 kg 12 kg, the velocity of 18 kg mass is 6 meter, the kinetic energy of other mass, ठीक है।
बड़ा मास है 30 kg का, वो 18 और 12 kg में टूट गया। वेलोसिटी बड़े मास का दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। अब देखिए ये सब, अब जो थ्योरी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, वहां से सवाल ये एक तरह से उसमें से आने लगे, कोलिजन और उससे। ये 30 kg का है, ये कितने kg का है? 30 kg का, ठीक है। ये 18 और 12 kg में टूट गया, 18 और 12 kg में, ठीक है। 18 वाले का वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है? कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी आपको v1 दिया है, v2 जो है बताना है। v2 क्या है बताना है आपको, ठीक है। ये रेस्ट पे था, ब्लास्ट हुआ, 2 पार्ट में टूट गया। इसकी वेलोसिटी दिया है, इसकी वेलोसिटी नहीं, क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की बताना है इसकी, ठीक है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, आंसर लगाना शुरू करो। 324, 486, 324, 486, 256, 524, 256, 524। चलो, ये सब ऑप्शन है। अब क्या करोगे? मैंने कोलिजन वाला पार्ट आप वीडियो में जाके अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं। उसके क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। 3 ही वो करने होते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से, एक एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही 3 इक्वेशन के बेसिस पे सारे सवाल आपके आते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? ये रेस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, सब में लगेगा। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। तो क्या हो जाएगा? पहले ब्लास्ट होने से पहले, ब्लास्ट है ना, तो पहले टोटल मोमेंटम जो होगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यही तो। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब यहाँ पे जो है ये मेंशन नहीं किया है कि ये किधर डायरेक्शन तो बताया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि सेम ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में वो होंगे, ठीक है। मतलब उनके बीच कोई एंगल नहीं होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? इनिशियल तो 0 है, पहले ये रुका हुआ था, बाद में टूट गया, तो एक ये वाला बना P1, 0 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का मोमेंटम क्या लिखोगे? 18 जो मास है, और V1 प्लस इसका 12, P मतलब क्या? mv होता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, m 18 kg, V1 12, 18 वाले का दिया है 6 दिया है, 18 इंटू 6, दूसरे को 12 इंटू V2, ये नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां से क्या हो गया? 12 V2 इज इक्वल टू 18, इसको वो कर लिए, कितना हो गया? 108, तो माइनस 108 आया, 0 बराबर इतना इंटू इतना, ये हमें निकालना है, ये बराबर करोगे तो इधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से हम V2 अगर निकालें तो क्या निकलेगा? माइनस 108/12, ठीक। तो करो, क्या हो जाएगा? इसमें ऑलरेडी 6 घुसा हुआ था, तो 9 आ गया, क्या आ गया? -9। यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब है टूटने के बाद एक अगर उधर जाएगा तो दूसरा वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। वेलोसिटी क्या है? -9। माइनस क्या बताएगा? उल्टे डायरेक्शन में, बड़ा वाला जिधर जाएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी उसकी 9 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन किधर होगी? इधर होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर V2 पता है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या? K2 नहीं निकाल सकते? V2 उसका स्क्वायर कर दो, जो V2 निकला है, तो क्या हो गया? 1/2, m कितना है? 12 किलो है, V कितना? 9 इंटू 9, ठीक है। ये 6 हो गया, 81 इंटू 6, 486 जूल। कितना हो गया? 486 जूल। तो ब्लास्ट होने के बाद जो 12 kg वाला, इसमें क्या मैंने किया? इसमें क्या किया भैया? हमको इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना था। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम वेलोसिटी निकालते,
वेलोसिटी निकालते तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये क्या है, ब्लास्ट हो रहा है, ये कोई इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लास्ट में धमाका होगा, कुछ लाइट भी निकलेगी, कुछ साउंड एनर्जी निकलेगा, लाइट एनर्जी, तो वो एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ। तो हम क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले वेलोसिटी निकाल लिया, एक बार वेलोसिटी पता चल गया तो हम काइनेटिक एनर्जी उसका निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। A particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another particle mass m2 is moving with velocity v2. Both have the same momentum. Both of them have the same momentum, but their different kinetic energies are e1 and e2 respectively. If m1 is more than m2, then बहुत सही है, बहुत सही क्वेश्चन है बेटा। मतलब कुछ है नहीं था। अब यार दो बॉडी हैं, मोमेंटम उनका सेम है, P क्या है, सेम। काइनेटिक एनर्जी एक का K1 है, एक का K2 है। वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी क्या है, v1 v2। यहाँ पे m1 जो है मोर देन m2 है, m1 क्या है, मोर देन m2 है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है क्या क्या, E1 is less than E2, E1 is less than E2, B, E1 by E2 is 1, 1, C, E1 is more than E2, E1 is more than E2, और D E1 बराबर E2, जो भी है। चल बताओ, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम क्या है, सेम। कठिन है क्या? कुछ कठिन है? अरे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपको देखना है यार, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपको देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो पूछा है, खाली वेलोसिटी दिया है और क्या दिया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। बोथ हैविंग सेम मोमेंटम एंड वेलोसिटी दिया है, तो क्या करोगे? अब एक तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक अंडर रूट p² बाय 2m, ये होता है, ठीक है। मास और तो यहां पे मास के रिलेशन में तो आप निकाल लिए, लेकिन हमको वेलोसिटी के उसमें चाहिए, मास के रिलेशन में आप निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम दिया है, लेकिन वेलोसिटी भी तो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करोगे? दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन क्या है बेटा? एक मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv इंटू v। क्या बताया था दूसरा? हाफ p v, हाफ pv बताया था, ये बताया था। वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो बेटा हम इसी से देखो, p कांस्टेंट है इसमें, तो अगर m ज्यादा होगा, m1 जिसका ज्यादा होगा m2 से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी k1 कम ही होगा k2 से, k1 k2 से कम होगा, या E1 होगा, E1 E2 से कम होगा, E2 ज्यादा, ये कम होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। वेलोसिटी के बारे में कुछ इसने मेंशन किया ही नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी किसका कम है, किसका ज्यादा है, ऐसा तो बताया नहीं है, तो हम खाली इसी से बता देंगे। तो P कांस्टेंट है, मास जिसका कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ओके। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks into three fragments. Two fragments of mass m each move along
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद v द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। कोई 5m मास का है, कितना है मास 5m, वो फिर अपने आप 3 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। वो जो है 2 फ्रेगमेंट जो मास m के थे वो परपेंडिकुलर जाते हैं, ये कैसे जाता है कैसे जाता है, तो फिर ये बताना है परपेंडिकुलर और v वेलोसिटी से जाते हैं। द काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी जनरेट हुई होगी वो आपको बताना है। बड़ा मास था 3 टुकड़ों में टूट गया, किसमें टूट गया 3 टुकड़ों में, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो तीसरा जो होगा वो किधर जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी इसकी वेलोसिटी भी, ये m ये m, ठीक है। इसमें कई सवाल बन सकते हैं, ये कितना था 5 है, इसमें कई सवाल बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, इस तरह का मैंने आपको बता दिया था। तो एक तो ये पूछ सकता है, ये पहले किस पे था रेस्ट पे था, रेस्ट मतलब ये बोला दिया, फिर ब्लास्ट हुआ 3 पार्ट में टूट गया, बताना क्या है, जो क्वेश्चन है क्या बताना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ब्लास्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी ब्लास्ट के बाद। इसमें ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये तो ये पूछ सकता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा मैं ऑप्शन दे दूं, आप सवाल लगाना शुरू कर दो। 3/5 mv², 3/2 mv², 3/5 mv², 3/2 mv², 5/3, 4/3, 5/3 mv², b 4/3 mv²। चलो आप लगाना शुरू कर दो। अच्छा इसमें क्या है, और क्वेश्चन पूछ सकता है ये इसका बड़े वाले थर्ड मास का क्या पूछ सकता है। सवाल जो क्वेश्चन आया था वो इतना ही था कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, और क्या पूछ सकता है इसकी वेलोसिटी, थर्ड की वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्शन पूछ सकता है, किधर जाएगा, डायरेक्शन पूछ सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या क्या करेंगे, देखो ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होता है। तो पहले मोमेंटम क्या था, पी इनिशियल, मतलब ब्लास्ट से पहले जो होगा वो पी फाइनल होगा। पी इनिशियल तो 0 है बेटा, पी फाइनल में ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इनका अगर उधर वाले का एम बी, इसको जे लिख दें, उधर की तरफ जा रहा है वाई की तरफ, ठीक है। और दूसरे को भी एम बी आई लिख दें, तीसरे का हमें पता नहीं है एम, इसके वेलोसिटी को भी डैश मान लो लिखते हैं, ठीक है। मास भैया ये 5m का था, 3m हुआ, m हुआ, इसका मास कितना होगा 3m होगा, इसका 3m, और वेलोसिटी मान लो v डैश, ठीक है। वेलोसिटी क्या है v डैश है, तो यहां से अगर हम करें तो 3m v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, माइनस एम बी तो है आई प्लस जे, ठीक है। आई प्लस जे हो गया, वेक्टर के हिसाब से हम देखें, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तीसरे वाले का इधर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट माइनस, ठीक है। और वेलोसिटी अगर कोई पूछे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये माइनस एम बी आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 3m, तो m से m गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v/3 i प्लस जे, v/3 i प्लस जे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी v/3 i प्लस जे। इसको मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हो, v/3 i प्लस v/3 जे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा v²/9 प्लस v²/9, क्या हो जाएगा बेटा v/3√2, ठीक है, v/3√2, ये मैग्नीट्यूड हुआ वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या हुआ v/3, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, ये आंसर हुआ, और मैग्नीट्यूड जो है ये हो गया। और वेलोसिटी निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी टोटल नहीं बता सकते हो,
पहले तो इसी का बता दो, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/2 मास कितना है 3m और v डैश स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 3m v डैश स्क्वायर मतलब v स्क्वायर स्क्वायर, क्या हो गया v स्क्वायर बाई 3 इंटू 2, √2 अब जो है रूट से बाहर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 देखो गया और ये 2 ऊपर था 2, क्या आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये आया हाफ एम वी स्क्वायर आया। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, उसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी, तीनों का हाफ एम वी स्क्वायर आया, तो फाइनली कितना काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 3/2 एम वी स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकाले आप, तो फाइनली क्या आ गया, यहाँ कैलकुलेशन में कुछ हुआ क्या, v/3√2, ठीक है। तो इसकी अब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ एम कितना है 3m v स्क्वायर v, सॉरी ये 9 हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा, वही मैं कह रहा था, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी देखो ये क्या हो गया v स्क्वायर बाई 9, ये था मैग्नीट्यूड ना, तो v स्क्वायर बाई 9 और √2 का 2 हो जाएगा, एक 3 से एक 3 गया तो नीचे 3 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है बेटा, एक 3 से 3, 2 से 2 चला गया, तो ये क्या है 1/3 एम वी स्क्वायर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल मतलब तीनों का k1 प्लस k2 प्लस k3, तो k1 क्या हुआ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका थर्ड वाले का निकल गया 1/3 एम वी स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ दो, तो कितना हो गया बेटा, दो 3 से 3 + 2 बाई 6 एम वी स्क्वायर। 1/2 1/2 प्लस 1/3 यही जोड़ना है, तो कितना हो गया 8/6 एम वी स्क्वायर, क्या हो गया 4/3 एम वी स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा 4/3 एम वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 4/3 एम वी स्क्वायर। क्या करना था इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था, पहले मोमेंटम बराबर इज इक्वल टू लास्ट में मोमेंटम, लास्ट में सबका मोमेंटम आप लिखोगे जो भी डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है, ठीक है, P1 P2 M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 जो भी, उसके बाद जो है उससे आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में भी अगर डायरेक्शन कोई पूछेगा डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, और मैग्नीट्यूड आपका निकल गया, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें भी ज़्यादा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 1 या 2 सवाल मतलब कोलिजन से रिलेटेड, और इनफैक्ट आपका वर्क पावर एनर्जी पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं इससे, ठीक है बेटा। ठीक है, अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो हम अभी ये फर्स्ट वीडियो, अभी तो ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। अच्छा, इतना मेरा प्रॉमिस है कि जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा इतना अगर आप कर लिए बच्चों, तो फिर और कुछ करने की, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आपका समझिए सब तैयार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन एंड डिस्कशन वाला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, फार्मूला याद हो जाता है, उनको लगता है कि सारे क्वेश्चन कर लूंगा एग्जाम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप थ्योरी वाला पार्ट मत भी पढ़िए, मत भी इतना भी देखें तो भी चलेगा, लेकिन ये पार्ट जो क्वेश्चन एंड डिस्कशन वाला पार्ट है ये जरूर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप एग्जाम में उसको कर सकते हो। ओके बच्चों, देखते रहिए वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके।